हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है नक्सलवाद। नक्सलवाद देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये जानने की कोशिश कभी नहीं की गई कि आखिर नक्सलवाद है क्या और आखिर इसका जन्म कैसे हुआ। जानिए क्या है नक्सलवाद और इसके पीछे का मर्म क्या है। नक्सलवाद का अर्थ: सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम है नक्सलवाद। ये आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों के दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। गहरी है नक्सलवाद की जड़ें। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से हुई थी। शुरू में तो पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। नक्सलवाद के पीछे का मर्म: आमतौर पर नक्सल प्रभावित जिले को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इतना पैसा मुहैया करवाया जाता है कि अगर उस पूरे पैसे को ठीक तरह से खर्च किया जाए तो जिले और राज्य की तस्वीर बदल सकती है, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अधिकांश आबादी बिना बिजली और शौचालय के रहती है। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए पास में कोई ढंग का अस्पताल भी नहीं है। अगर अस्पताल होता भी है तो उसके लिए मरीजों को मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है। इन क्षेत्रों के लिए आवंटित होने वाला पैसा कहाँ चला जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। जाहिर सी बात है कि ये पैसा नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों के बीच बढ़ जाता होगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन पैसों का कुछ हिस्सा नक्सलियों के पास भी पहुंचता है। दरअसल नक्सलवादी सरकारी नीतियों से सहमत नहीं होते हैं। खनन जैसी सरकारी नीतियों के विरोध में उनमें काफ़ी आक्रोश रहता है। मशहूर लेखिका अरुंधति राय ने क्या कहा था नक्सलवाद के बारे में? नक्सलवाद के बारे में अरुंधति राय की राय 12 जून 2010 प्रतिष्ठित बुकर प्राइज़ विजेता लेखिका अरुंधति राय नक्सलियों का महिमा मंडन करने के चलते पुलिस के निशाने पर आ गई थी। कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट द्वारा आयोजित एक सेमिनार द वार ऑन पीपुल में उन्होंने कहा था, नक्सली आंदोलन सशस्त्र आंदोलन है और कुछ नहीं। अरुंधति ने कहा था कि ये एक सशस्त्र आंदोलन होना चाहिए। विरोध के गांधीवादी तरीकों की ज़रूरत दर्शकों को होती है जो यहाँ है ही नहीं। इस तरह का संघर्ष का रास्ता चुनने से पहले लोगों में लंबी बहस की है। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहेंगे। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की अपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया है।
सामाजिक विषमता ही वर्ग संघर्ष की जननी है। आज़ादी के बाद भी इस विषमता में कोई कमी नहीं आई। नक्सलियों के लिए यह एक बड़ा मानसिक हथियार है। शासन की जनहित के लिए बनने वाली योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में गंभीरता, निष्ठा व पारदर्शिता का अभाव रहता है, जिससे वंचितों को भड़काने और नक्सलियों की नई पौध तैयार करने के लिए इन माओवादियों को अच्छा बहाना मिल जाता है। आम जनता को अब यह समझ में आने लगा है कि सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों में न तो सामाजिक विषमताएं समाप्त करने, न भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने बंद करने और न ही नक्सली समस्या के उन्मूलन के प्रति लेश मात्र भी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आर्थिक घोटालों के ज्वार ने नक्सलियों को देश में कुछ भी करने की मानसिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास आमतौर पर कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है, यानी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम संबंधित राज्य का होता है। लेकिन नक्सलवाद की विकटता को देखते हुए वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उसके बाद गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग प्रभाव बनाया गया। सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48,877 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल की शुरुआत हो गई थी, ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। वर्ष 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय समाधान नाम से एक कार्य योजना की शुरुआत की है। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की दुर्दशा अभी भी जस की तस बनी हुई है। यकीनन इस तरह की समस्याओं में हमेशा असंतोष के बीज होते हैं, जिनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है। इन्हीं असंतोषों की वजह से ही नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल जाता है। इससे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं कर रही। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे का अभाव तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों और संचार सुविधाओं की कमी है। नक्सलियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाया जाना और तथा केंद्र और राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच आपसी समन्वय का अभाव होना, यही नक्सलवादियों का कार्य है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।